हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री के साथ। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स देखा था और फिर प्योरीफिकेशन के कुछ मेथड्स देखे थे कि कोलॉइड्स को हम किस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स देखना है मेजरली, और लास्ट में फिर एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स के साथ। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप कोलॉइड्स के केस में ऑब्जर्व करते हो दैट इज टिंडल इफेक्ट। आपने ऐसा पेड़ों के बीच में रेज ऑफ लाइट आती देखी होंगी। दिस इज बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, क्योंकि लाइट जब कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करती है तो वो स्केटर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही जो स्केटरिंग ऑफ लाइट है बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट एंड दिस इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। लाइट की प्रॉपर्टी है ना, जब वो कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करेगी इट विल गेट स्कैटर्ड। अगर आप ट्रू सॉल्यूशन से लाइट को पास करवाओगे तो ट्रू सॉल्यूशंस विल अपीयर ट्रांसपेरेंट टू दिस लाइट। लाइट की कुछ भी स्कैटरिंग नहीं होगी, एज इट इज चली जाएगी। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन से जब आप पास करवाओगे, लाइट की स्कैटरिंग के कारण जो पूरा का पूरा पाथ है लाइट का वो विजिबल हो जाएगा, वो इल्यूमिनेट हो जाएगा। यही जो इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ लाइट है इसको हम टिंडल कोन बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या हो जाएगा? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन द सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी ल्यूमिनेसेंट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये आपका टिंडल इफेक्ट है। और टिंडल कोन क्या हो जाएगा? जो इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ लाइट आपको दिख रहा है। दिस इज द इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ लाइट when it passes through colloidal solution। ठीक है। अब जो ये टिंडल इफेक्ट है ये लायोफोबिक के केस में आपको ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है, लायोफिलिक के केस में इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। रीज़न बीइंग जो लायोफिलिक सोल्स होती हैं उनकी डिस्पर्स फेज की जो इंटरेक्शंस हैं विद द डिस्पर्शन मीडियम वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज की जो आपका सॉल्यूट होता है उसकी सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो सॉल्यूशन में डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं और ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। वाइल इन द केस ऑफ लायोफोबिक सोल्स या लायोफोबिक कोलॉइड्स, जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो सेपरेटली डिस्टिंक्ट वे में पड़ी रहती है फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम। तो इस केस में टिंडल इफेक्ट आपको ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू लायोफिलिक सोल्स। लायोफिलिक सोल्स मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, दे टेंड टूवर्ड्स ट्रू सॉल्यूशंस। अब क्या क्या कंडीशंस हैं टू ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए दो कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो ये है कि जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए इन कंपैरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। अगर बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तो डिफ्रैक्शन फिनोमिना वगैरह स्टार्ट हो जाएगा जो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो। तो टू ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होने चाहिए या थोड़े से छोटे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि देयर शुड बी अ लार्ज डिफरेंस in the refractive index of dispersed phase and dispersion medium। dispersed phase और dispersion medium के जो refractive indices हैं वो significantly differ करने चाहिए। अगर वो same हो जाएंगे तो light को कैसे पता चलेगा कि medium change हो गया है? If the refractive index of dispersed phase and dispersion medium same है तो light को लगेगा medium ही same है, तो वो वैसे ही पास कर जाएगी। अगर refractive indices बहुत ज़्यादा different है तब आपको ये टिंडल इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। तो ये दो कंडीशंस आपने ध्यान रखनी है। अब हमने एक लाइट सोर्स लिया है जिससे कि हम लाइट जो निकल रही है वो हम पास करवा रहे हैं थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। व्हेन लाइट विल पास थ्रू दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन इट विल शो सम स्कैटरिंग, और ये हमने ऑब्जर्व करने के लिए एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज़ किया है। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कुछ ऐसी टाइनी डॉट्स ग्लो कर रही होंगी। वो जो डॉट्स ग्लो कर रही होंगी वो एक्चुअल में कोलॉइडल पार्टिकल्स नहीं होंगे। कोलॉइडल पार्टिकल्स उससे भी बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज द स्कैटर्ड लाइट एंड नॉट द एक्चुअल पार्टिकल्स।
तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डजंट एक्चुअली ऑब्जर्व द पार्टिकल्स बट द लाइट स्कैटर्ड बाय देम। ऐसा आपने नेकेड आई से भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा कि जब मॉर्निंग में आप कर्टन साइड करते हो, थोड़ी सी डस्ट निकलती है, जो रेज ऑफ लाइट आती हैं उसमें कुछ ऐसे टाइनी स्पेक्स ऑफ लाइट आपको दिखते हैं, तो वो बेसिकली आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, या कोलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट स्कैटर हो रही होती है वो आपको ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं विच इज़ ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। जब भी आप कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन लेते हो जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज आपकी प्रेजेंट है इन डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज रैंडमली इधर उधर मूव करती रहती है और कभी भी डिस्पर्स्ड फेज ऐसे सेटल डाउन नहीं होती। सस्पेंशंस के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं, कोलॉइड्स के केस में पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं करते बिकॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ये क्या होती है, ये जो जिगजैग मोशन आएगा कोलॉइडल पार्टिकल्स का इन अ कोलॉइडल सोल, इसको हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और इसका रीज़न रहता है कि जो आपके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कोलॉइड करते रहेंगे और उनकी जो ट्रैजेक्टरी है वो चेंज होती रहती है। यही जो मोशन आता है इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्राउनियन मोशन एक चर्निंग होती रहती है, मिक्सिंग होती रहती है पूरे कोलॉइडल सॉल्यूशन की। अब ये जो मिक्सिंग ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो कि खुद से होती जा रही है, इसी के कारण जो कोलॉइडल सोल्स हैं वो स्टेबल रहती हैं और सेटल डाउन नहीं करती। अब ये ब्राउनियन मोशन आपको कब देखने को ज़्यादा मिलेगा, जब आपके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स छोटे होंगे। अगर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स बड़े हो गए, बल्की हो गए, तो वो तो बहुत फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते रहेंगे, तो ब्राउनियन मोशन आपको इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को नहीं मिलेगा। जितने छोटे पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन उतना ज़्यादा, एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम जितनी कम होगी उतना मोशन आपका फास्ट होगा। अगर आपका जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा विस्कस है, उसमें डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, जो आपका ब्राउनियन मोशन आएगा वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा। तो विस्कोसिटी जितनी कम, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स उतना इजीली इसमें मूव कर पाएंगे और उतना फास्टर आपका ब्राउनियन मोशन होगा। अब नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स जो होती हैं ये हमेशा ट्रू सॉल्यूशन से कम ही आएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, ये वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस होती थी जो कि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती थी। नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती थी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ colloids will always be less than that of true solutions। ट्रू सॉल्यूशंस के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते थे। कोलॉइड्स के केस में क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दे स्टार्ट टू फॉर्म एग्रीगेट्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफेक्टिवली कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी कम हो जाएंगी। वैसे हम कोलॉइड्स के मॉलिक्यूलर वेट्स अगर हम डिटर्मिन करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हम यूज़ करते हैं टू डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलॉइड्स। और सिर्फ कोलॉइड्स के मॉलिक्यूलर वेट्स ही नहीं, बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर वेट्स डिटर्मिन करने के लिए हम कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये थोड़ा इजी रहता है इसको मेजर करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर ऑफ द कोलॉइडल सोल। देखिए जो कोलॉइडल सोल्स होती हैं वो कलर्ड होती हैं। जैसे गोल्ड की सोल है, वो ज़रूरी नहीं है कि येलो कलर की दिखे, वो रेड भी दिख सकती है, वो ऑरेंज भी दिख सकती है, ब्राउन भी दिख सकती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। अब कलर ऑफ कोलॉइडल सोल आता क्यों है,
हमने वाइट लाइट ली और उसको हमने पास करवाया थ्रू दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन। वाइट लाइट हैज़ अ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स प्रेजेंट इन इट, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक सारी वेवलेंथ्स होती हैं। जब आप इस लाइट को इस कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करवाओगे, सम वेवलेंथ्स विल गेट स्कैटर्ड एंड रिमेनिंग वेवलेंथ्स विल गेट ट्रांसमिटेड। लेट्स से इस सिनारियो में वॉयलेट से लेके ब्लू रीजन में जितनी भी वेवलेंथ्स हैं वो सारी की सारी स्केटर हो गई हैं, रेड रीजन वाली जो वेवलेंथ्स हैं वो आगे ट्रांसमिट हो गई हैं। अब जो वेवलेंथ ऑफ लाइट स्केटर्ड है ये डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ सोल क्या है, नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज क्या है, और डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का साइज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग कलर आता है। तो अब ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं दीज आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, ये तो हम फैक्ट बहुत पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं। फिर जो कलर ऑफ द सोल है दैट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्केटर्ड बाय देम, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो गोल्ड सोल का कलर अलग होगा, सिल्वर सोल का कलर अलग होगा, सल्फर सोल का कलर अलग होगा। ओके, फिर गोल्ड सोल में भी अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स आप अलग अलग ले लोगे, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का साइज अगर आप कम से ज़्यादा करते जाओगे तो आप देखोगे कलर चेंज होता जाएगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट एक और है कि द कलर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैनर इन विच लाइट इज ऑब्जर्व्ड, कि आप लाइट को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। आप ट्रांसमिटेड लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो या आप स्केटर्ड लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप लाइट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहे हो तो दिस मीन्स आपकी आइज में स्केटर्ड लाइट आ रही है, तो दिस सोल विल अपीयर ब्लू। अगर आप बिल्कुल लाइट की डायरेक्शन में ही ऑब्जर्व कर रहे हो दैट मीन्स आप ट्रांसमिटेड लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपकी जो सोल होगी दैट विल अपीयर रेड इन दिस केस। ठीक है, तो आपके ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है कि जो कलर ऑफ द सोल है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट स्केटर्ड पे डिपेंड करेगा। और कौन सी वेवलेंथ स्केटर होगी ये फर्दर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या है और साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है। और कलर ऑफ सोल एक और चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप स्केटर्ड लाइट ऑब्जर्व कर रहे हो या ट्रांसमिटेड लाइट। अब जैसे ये केस देखिए, ये सारी की सारी गोल्ड सोल्स हैं। इसमें जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल साइज है दैट इज़ 2 नैनोमीटर, इसमें 5 नैनोमीटर है, इसमें 50 नैनोमीटर है। तो जो गोल्ड के पार्टिकल्स का साइज है वो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, तो देखिए कलर भी चेंज होता जा रहा है। जो 2 नैनोमीटर वाली गोल्ड सोल है इट इज़ अपियरिंग टू बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इसमें कुछ भी स्केटरिंग नहीं हो पा रही है। द 2 नैनोमीटर गोल्ड सोल इज टू स्मॉल टू स्केटर लाइट एंड द सॉल्यूशन इज हेंस क्लियर। ठीक है, the remaining sizes scatter light to different degrees and the solution color changes with increasing particle size। ठीक है, पार्टिकल साइज अगर आप बढ़ाते जाओगे तो जो वेवलेंथ स्केटर होंगी वो भी अलग अलग होती जाएंगी और कलर ऑफ द सोल भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। सबसे पहले कोलॉइडल पार्टिकल्स पे कुछ ना कुछ चार्ज रहता है। वो चार्ज मेनली किसके कारण आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। इसके अलावा और भी कई कारण से चार्ज आ सकता है ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन अ गिवन कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑल द कोलॉइडल पार्टिकल्स विल कैरी द सेम चार्ज। अगर एक कोलॉइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो बाकी सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज and the nature of this charge will be same on all the particles in a given colloidal solution which may be either positive or negative। फिर जितना भी लेट से अगर डिस्पर्स्ड फेज पे पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज आपके डिस्पर्शन मीडियम में पड़ा होगा, काउंटर आयंस आपके पड़े होंगे। द डिस्पर्शन मीडियम हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। ओके, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी का ये टेबल है। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिवली चार्ज सोल्स कौन सी हैं और नेगेटिवली चार्ज सोल्स कौन सी हैं। पॉजिटिवली चार्ज सोल्स कौन कौन सी होती हैं, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ Al2O3, दिस शुड बी Cr2O3 डॉट XH2O, एंड फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो ये सब पॉजिटिवली चार्ज सोल्स हैं। या कुछ बेसिक डाइज होती हैं, या हीमोग्लोबिन इज अ पॉजिटिवली चार्ज सोल। कुछ ऑक्साइड्स होती हैं सच एज
टाइटेनियम ऑक्साइड सोल इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सोल, ये एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। मेटल सोल्स आपने ध्यान रखना है, मेटल सोल्स और सल्फाइड की जो सोल्स होती हैं जैसे आर्सेनिक सल्फाइड सोल्स, ये यूजुअली नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो जितनी भी मेटल की सोल्स हैं, अगर आप कॉपर के पार्टिकल्स को सस्पेंड करवाते हो या गोल्ड के पार्टिकल्स को सस्पेंड करवाते हो, तो आपके पास इन मोस्ट ऑफ द केसेस नेगेटिवली चार्ज सोल ही बनती है। सिमिलरली जो मेटालिक सल्फाइड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज सोल्स बनाते हैं, और जो एसिड डाइज होती हैं वो आपकी नेगेटिवली चार्ज सोल्स बनाएंगी। इसके अलावा कुछ सोल्स ऑफ स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सारी एग्जांपल्स आपको पता रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट है चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज आने के नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये स्पेशली आपको तब देखने को मिलता है जब आप मेटल सोल्स प्रिपेयर करते हो ड्यूरिंग ब्रिडिग्स आर्क मेथड, जिसमें आप क्या करते थे, 2 इलेक्ट्रोड्स लेते थे, उनमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा के आप एक आर्क जनरेट करवाते थे, स्पार्क होता था, उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती थी वो आपके मेटल एटम्स को वेपराइज करवा देती थी फ्रॉम द मेटल इलेक्ट्रोड्स। ये जो मेटल एटम्स थे ये फर्दर सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आके कंडेंस करते थे और डिस्पर्स हो जाते थे इन द डिस्पर्शन मीडियम। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस जो मेटल सोल्स होती हैं वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, दैट इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस, जो कि हम अभी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा हिंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन दिया था कि जैसे अगर आपके पास कोलॉइडल पार्टिकल लेट्स से सिल्वर हलाइड का है, तो इस पे आप सिर्फ या तो Ag पॉजिटिव को एड्सॉर्ब करवा सकते हो या I नेगेटिव को। अगर Ag पॉजिटिव आयंस इस पे आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो दिस कोलॉइडल सोल विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर आयोडाइड आयंस इस पे आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो दिस सोल विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे काफ़ी डिटेल में। फिर नेक्स्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होती है, जैसे आप 2 सब्सटेंसेस को रब करते हो तो कुछ दोनों में स्टैटिक चार्जेस बिल्ड हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। जैसे आप ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ पे रब करते थे तो दोनों पे कुछ ना कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते थे। तो ऐसे ही रबिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम से दोनों पे कुछ ना कुछ चार्जेस एक्वायर हो जाते हैं। दिस इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जैसे हमने आर्सेनिक सल्फाइड की सोल प्रिपेयर करनी है, वो किस तरीके से करते थे, हम आर्सेनिक ऑक्साइड लेते थे, H2S गैस पास करवा देते थे इसके सॉल्यूशन से, AS2S3 ये सॉलिड फॉर्म में डिस्पर्स हो जाता था, कोलॉइडल फॉर्म में डिस्पर्स हो जाता था मीडियम में। और होता क्या है कि AS2S3 के जो पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स आपके पास बनेंगे, इस पे H2S गैस स्टार्ट्स टू गेट एड्सॉर्ब्ड। अब H2S गैस ऑन द सरफेस ऑफ दिस कोलॉइडल पार्टिकल ये डिसोसिएट होना शुरू कर जाती है टू गिव यू H पॉजिटिव आयंस एंड सल्फाइड आयंस। H पॉजिटिव आयंस गो इनटू द मीडियम, ये सॉल्यूशन में चले जाते हैं, और सल्फाइड आयंस यहाँ पे एड्सॉर्ब्ड फॉर्म में रह जाएंगे, जिसके कारण से ये जो आर्सेनिक सल्फाइड की सोल है दिस विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ओके, फिर नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हैं, सच एज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स होते हैं सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या कुछ डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि सल्फोनिक एसिड्स के सॉल्ट्स होते हैं, या आपके कुछ क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। ये सब कुछ हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में किया हुआ है। ये जैसे हमारे एनायनिक डिटर्जेंट्स हैं, ये कैटायनिक डिटर्जेंट है। अब ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा एनायनिक है कौन सा कैटायनिक है, मेनली ये आपका एक्टिव ग्रुप है, यही मिसल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, Na पॉजिटिव वगैरह या Br नेगेटिव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एनायनिक पार्ट विल पार्टिसिपेट इन मिसल फॉर्मेशन, तो ये आपका एनायनिक डिटर्जेंट है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका मिसल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये कैटायनिक डिटर्जेंट है। अब
आप इतना समझते हो कि जब इसको पानी में डालोगे तो ये डिसोसिएट कर जाएगा टू गिव यू सम कार्बोक्सिलेट आयंस एंड Na पॉजिटिव आयंस। अब ये जो RCO नेगेटिव है, ऐसे बहुत सारे आयंस मिलके क्या बना लेंगे, मिसल बना लेंगे। जब ये मिसल बनाएंगे तो आपका मिसल जो आएगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। ये R ग्रुप क्या होता था, बहुत लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती थी, और जब मिसल्स बनते हैं, जो क्लस्टर्स बनते थे, उनके बाहर की तरफ क्या आ जाता था, आयनिक एंड आ जाता था। और यहाँ पे आपका जो आयनिक एंड है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगर मैं इस सोप को लेके लेट से सोडियम स्टीरेट यूज़ करता हूँ, तो जो मेरे मिसल्स हैं या जो मेरी कोलॉइडल सोल बनेगी दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। और यही अगर मैं ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ले लूँ, लेट से ये ले लिया मैंने, तो अब जो मेरे मिसल्स बनेंगे उनकी सरफेस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये सारे डिफरेंट वेज हैं जिनसे आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स चार्ज एक्वायर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है और हमने बहुत थॉरली अभी करना है। तो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सोल पार्टिकल्स होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू एड्जॉर्ब कॉमन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड देयर बाय एक्वायर चार्ज। लेट्स से हमने सिल्वर आयोडाइड की कोलॉइडल सोल प्रिपेयर करनी है। हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज में जो पार्टिकल्स हैं वो सिल्वर आयोडाइड के हैं। अब इस पे या तो Ag पॉजिटिव आयंस एड्जॉर्ब हो सकते हैं या I नेगेटिव आयंस एड्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर Ag पॉजिटिव आयंस एड्जॉर्ब होंगे तो दिस सोल विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, अगर आयोडाइड एड्जॉर्ब होंगे तो दिस सोल विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल प्रिपेयर करता हूँ, तो अगर डिस्पर्स्ड फेज में मेरे पास FeOH थ्राइस है, तो इस पे या तो फेरिक आयंस आके एड्जॉर्ब होंगे या OH नेगेटिव आयंस आके एड्जॉर्ब होंगे। अगर फेरिक आयंस एड्जॉर्ब होंगे इस पे तो दिस विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज सोल। अगर हाइड्रोक्साइड आयंस आके एड्जॉर्ब होंगे तो दैट विल बी अ नेगेटिवली चार्ज सोल। तो अब देखते हैं एक केस लेके कि कब पॉजिटिवली चार्ज सोल बनेगी, कब नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगी। तो हमने AgI का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे, हमने AgNO3 सॉल्यूशन लिया और उसमें Ki सॉल्यूशन डाल दिया। क्या होगा, AgI का प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा और ये डिस्पर्स हो जाएगा और कोलॉइडल फॉर्म में चला जाएगा। अब अगर आपने AgNO3 एक्सेस अमाउंट में लिया है, आपने AgNO3 बहुत सारा ले लिया एंड यू आर एडिंग Ki सॉल्यूशन टू इट, थोड़ा सा आपने Ki सॉल्यूशन लेके इसमें ऐड कर दिया। अब होगा क्या, ऑल ऑफ द Ki सॉल्यूशन विल रिएक्ट, और जो आयोडाइड होगा वो तो किस फॉर्म में चला जाएगा, सिल्वर आयोडाइड की फॉर्म में चला जाएगा। In this solution phase, you will have some excess Ag positive ions because of the presence of excess AgNO3. ये आपके पास ज़्यादा अमाउंट में था तो Ag पॉजिटिव आयंस आपके पास ज़्यादा थे। अब जो सिल्वर हलाइड आपके पास बना है, सिल्वर आयोडाइड जो आपके पास बना है, इसके ऊपर Ag पॉजिटिव आयंस आके एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा पड़े थे। आयोडाइड तो सारे के सारे कंज्यूम हो गए, वो तो AgI की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में निकल गए। सिमिलरली अगर मैं उल्टा करता, Ki सॉल्यूशन ज़्यादा लेके उसमें थोड़ा सा AgNO3 डाल देता, तो अब सारा का सारा Ag पॉजिटिव आयंस रिएक्ट कर जाता आयोडाइड के साथ, और फिर भी कुछ आयोडाइड आयंस बचे होते। सिल्वर आयंस तो सारे यूज़ हो जाएंगे, वो तो सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन के बाहर आ जाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज बना लेंगे वो।
solution will have excess of K positive ions also, nitrate ions also and iodide ions. तो अब K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव ये तो इस पे एड्जॉर्ब नहीं होने वाले. कौन एड्जॉर्ब होगा? या तो Ag पॉजिटिव हो सकता था या I नेगेटिव हो सकता था. Ag पॉजिटिव अब अवेलेबल नहीं है तो दिस I नेगेटिव विल गेट एड्जॉर्ब्ड. तो अब आपकी जो सोल बनेगी दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड. पिछले केस में क्या था? इट वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं AgI Ag पॉजिटिव. तो ये जैसे एक फेज बाउंड्री हो गई और इस सोल को हम रिप्रेजेंट करेंगे AgI I नेगेटिव. तो I नेगेटिव इज एड्जॉर्ब्ड ऑन AgI और यहाँ पे Ag पॉजिटिव इज एड्जॉर्ब्ड ऑन AgI. ठीक है. तो व्हेन AgNO3 इज इन एक्सेस तो आई विल गेट पॉजिटिवली चार्ज सोल और यही जब Ki एक्सेस अमाउंट में है तो नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगी. क्लियर है. अब नेक्स्ट है चार्ज ऑन फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल. देखो FeOH थ्राइस भी सॉल्युबल नहीं होता, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाता. ये सॉल्यूशन के बाहर आ जाएगा, या तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करके सेटल डाउन कर जाएगा या आप इसको डिस्पर्स करवा लो और कोलॉइडल सोल बना लो. तो हमने कोलॉइडल सोल बनानी है. किस तरीके से करते हैं? हम फेरिक क्लोराइड लेंगे और वाटर के साथ इसको बॉयल कर देंगे. फेरिक क्लोराइड स्टार्ट्स टू गेट हाइड्रोलाइज्ड. कुछ एक्सटेंट तक फेरिक क्लोराइड फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. अब फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है? इनसॉल्युबल है तो सॉल्यूशन के बाहर, डिस्पर्शन मीडियम के बाहर, वाटर के बाहर आता रहेगा. साथ में आपके पास क्या होगा? HCl. कुछ अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड ही फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा. अभी भी आपके पास सॉल्यूशन में फेरिक आयंस और क्लोराइड आयंस पड़े होंगे. आपके पास हाइड्रोक्साइड आयंस तो नहीं है ना, आपने वाटर लिया है. वाटर कितने का हाइड्रोक्साइड आयंस फर्निश करता है? बहुत ज़्यादा कम ना. आपने जो फेरिक क्लोराइड लिया था वो कुछ फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हुआ, कुछ एज इट इज पड़ा है. तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर कौन से आयंस आके एड्जॉर्ब होंगे? फेरिक आयंस क्योंकि ज़्यादा पड़े थे वो आके एड्जॉर्ब हो जाएंगे एंड द सोल विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो आपको इस केस में एक पॉजिटिवली चार्ज सोल मिलेगी. और यही अगर मैं FeCl3 में बहुत सारा NaOH डाल दूं, आपने भर भर के NaOH इसमें डाल दिया है, जो फेरिक क्लोराइड है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. और फिर भी आपके पास सॉल्यूशन में बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस पड़े होंगे. अब फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या आके एड्जॉर्ब होगा? OH नेगेटिव आयंस. और जो ये अब आपकी सोल बनेगी दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन थ्योरी. अब नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. अब ये क्या होती है? हमने AgNO3 और Ki सॉल्यूशन को मिक्स करवा के AgI का कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था. लेट्स से AgNO3 हमने एक्सेस अमाउंट में ले लिया. तो आपके पास Ag पॉजिटिव आयंस और नाइट्रेट आयंस एक्सेस अमाउंट में होंगे. आयोडाइड आयंस सारे के सारे रिएक्ट कर जाएंगे Ag पॉजिटिव के साथ और वो AgI बना लेंगे. अब AgI आपका डिस्पर्स्ड फेज में है और इसके ऊपर अब कौन से आयंस आके एड्जॉर्ब होंगे? आपके पास आयोडाइड आयंस तो है नहीं सॉल्यूशन में, Ag पॉजिटिव आयंस आके एड्जॉर्ब होंगे. तो जो आपकी सोल बनेगी दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. ये अभी हमने डिस्कस भी किया है. तो ये Ag पॉजिटिव आयंस
अब यहाँ पे आके फिक्स हो गए हैं क्योंकि ये स्ट्रांगली एडजॉर्ब्ड है। अब आपके पास सॉल्यूशन में देखिए और कौन कौन से आयंस पड़े हैं। के पॉजिटिव आयंस पड़े हैं और नाइट्रेट आयंस पड़े हैं। अब नाइट्रेट आयंस क्या करेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, वो इन एजी पॉजिटिव आयंस को आके सराउंड कर लेंगे, तो नाइट्रेट आयंस यहाँ पे आ जाएंगे। इन नाइट्रेट आयंस को देख के थोड़े बहुत के पॉजिटिव आयंस भी इनके पास आ जाएंगे। तो ऐसे ये दो लेयर्स ही बन गई हैं। इसको हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। ये जो फर्स्ट लेयर है विच विच कंप्राइजेज ऑफ एजी पॉजिटिव आयंस, उसको हम फिक्स लेयर बोलते हैं। ये जो लेयर बनेगी आयंस की जो कि एडजॉर्ब्ड स्टेट में हैं ऑन द डिस्पर्स्ड फेज, दिस विल बी नोन एज फिक्स्ड लेयर, क्योंकि ये लेयर कहीं पे भी नहीं जाएगी। दिस इज फिक्स्ड लेयर। और ये जो दूसरी लेयर बनी है काउंटर आयंस की, ये मोबाइल है, इसमें आयंस फिर फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये ज़्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब तो नहीं ना होंगे, ये तो थोड़ा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं टूवर्ड्स दिस एजी पॉजिटिव आयंस, बट फिर भी ये सॉल्यूशन में फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड वाली मैंने लेयर आपको बना के दिखाई है, दिस इज डिफ्यूज्ड लेयर। तो ऐसी जो चार्ज सेपरेशन हो गई है बिटवीन द टू लेयर्स, इसको हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सेपरेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, दैट इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। तो ये इनकी डेफिनेशंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स वगैरह में भी पूछी जाती हैं, आपको पता रहनी चाहिए। इसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। ये भी नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। दोबारा से सुनिए, क्या हुआ है कि हमने डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर कुछ आयंस को एड्जॉर्ब करवाया, तो वो हमारी फिक्स्ड लेयर बन जाएगी बिकॉज दीज आयंस आर स्ट्रांगली एड्जॉर्ब्ड ऑन दिस डिस्पर्स्ड फेज। इनको देखते हुए सॉल्यूशन के जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस थे वो आके इस लेयर को सराउंड कर लेंगे, तो वो हमारी डिफ्यूज लेयर है, क्योंकि वो फिर थोड़ी सी मोबाइल है, इधर उधर ये आयंस मूव कर सकते हैं। अब ये जो ऐसे ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की जो दो लेयर्स बनी हैं, दैट इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। एंड बिकॉज ऑफ द चार्ज सेपरेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, दैट इज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो ये आप नोट कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, and the potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charges is called electrokinetic potential। ठीक है, तो ये वही चीज़ बनी है जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दी है कि लेट से इधर आपका AgI का पार्टिकल है, उस पर ये Ag पॉजिटिव आयंस आके एड्जॉर्ब हो गए हैं। अब Ag पॉजिटिव के आसपास क्या आ गए हैं, जैसे नाइट्रेट आयंस, और इन नाइट्रेट आयंस को देख के कुछ के पॉजिटिव आयंस भी इनके पास आ गए हैं। तो ये आपका डिफ्यूज रीजन है या डिफ्यूज लेयर है। फिर जितना ज़्यादा आप इस पार्टिकल से दूर जाओगे, आपके आयंस उतना फ्रीली आपके सॉल्यूशन के बल्क में मूव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना है आपने। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोलॉइडल पार्टिकल्स पे कुछ ना कुछ चार्ज रहता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, आप चार्ज प्लेट्स लगाओगे तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अगर नेगेटिवली चार्ज सोल है, वो कहाँ मूव करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यही जो मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स है
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं या कैटाफोरेसिस। पहले ये माना जाता था कि जितनी भी कोलॉइडल सोल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो किसकी तरफ मूव करेंगी, कैथोड की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इसलिए ये टर्म यूज़ होती थी। ओवर टाइम ये थोड़ी जेनरिक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी गई, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंपल है। तो जो भी आपने कोलॉइडल सोल ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे वो मूव करेगी टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, और उस इलेक्ट्रोड पे पहुंच के जो आपके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो अपना चार्ज लूज कर देंगे और कोएगुलेट हो जाएंगे। लायोफोबिक सोल्स की स्टेबिलिटी क्यों होती थी? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। चार्जेस हमने रिमूव कर दिए तो सोल अपने आप ही कोएगुलेट हो जाएगी। ये हम आगे जाके कोएगुलेशन में भी देखेंगे। अब नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ फिनोमेना है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगर आप कोलॉइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, अब कोलॉइडल पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर पाएंगे, आपके डिस्पर्शन मीडियम में ऑपोजिट चार्ज होगा। डिस्पर्शन मीडियम आपका जब फ्लो करना शुरू कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यही ऑस्मोसिस क्या होती थी? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप कोलॉइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट को समहाउ रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवा रहे हो, सॉल्वेंट को मूव करवा रहे हो, तो इसको हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है कोएगुलेशन, जिसको कि फ्लॉक्यूलेशन भी कहा जाता है। ये टर्म हमने बहुत बारी यूज़ की है, हमने डेफिनेशन भी पहले नोट की है। तो कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है कि डिस्पर्स्ड फेज को जो डिस्पर्शन मीडियम से सेपरेट करने का प्रोसेस है उसको हम कोएगुलेशन बोलते हैं, या फ्लॉक्यूलेशन बोलते हैं, या प्रेसिपिटेशन भी बोला जाता है। तो the process which involves the coming together of colloidal particles so as to change into large sized particles which ultimately settle as a precipitate or float on the surface, this is known as coagulation or flocculation। बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स जब एक दूसरे के पास आके बड़ा लंप फॉर्म कर लेंगे, वो या तो नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे या ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज फ्रॉम डिस्पर्शन मीडियम है, इसको इन जनरल कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन बोला जाता है। और ये आप कोएगुलेशन किस तरीके से करवाते हो? काफ़ी सारे मेथड्स रहते हैं। द मोस्ट जनरल मेथड दैट वी एम्प्लॉय इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर याद हो, हमने प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स क्यों की थी? हमने पहले प्रिपेयर किए कोलॉइड्स को प्रिपेयर करके उनको अगर एज इट इज छोड़ दोगे वो इवेंचुअली कोएगुलेट कर जाएंगे, स्पेशली लायोफोबिक सोल्स जो कि बहुत ही कम स्टेबल होती हैं। क्यों? जब भी आप उनको प्रिपेयर करते थे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रह जाता था। वो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता था, और उन अगर चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो कोलॉइडल सोल के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनको पास आने से कोई चीज़ फिर रोकेगी नहीं, और वो एग्रीगेट फॉर्म करके सेटल डाउन कर सकते हैं, कोएगुलेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने डेलिबरेटली कोएगुलेशन करवानी है। कोएगुलेशन करवाने के लिए अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालेंगे, चार्जेस को न्यूट्रलाइज करवाएंगे, और अल्टीमेटली जो आपकी डिस्पर्स्ड फेज होगी दैट विल कम आउट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स की कोएगुलेशन वैल्यू या कोएगुलेशन पार्ट डिफाइन करते हैं। कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपको मिलीमोल्स में डालना पड़ेगा टू ब्रिंग अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसको हम कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू बोलते हैं। दोबारा से समझिए, आपके पास 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सोल है, उसमें आपको कितना इलेक्ट्रोलाइट, कितने मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा टू कॉज इट्स कोएगुलेशन, उसको हम उस इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू बोलेंगे। जितना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा उसकी कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी कम होगी। जितना ज़्यादा आपको डालना पड़ रहा है उसकी पावर उतनी कम है। अगर आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालने पे ही कोएगुलेशन देखने को मिल रही है तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छा था, उसकी कोएगुलेशन पावर, फ्लॉक्यूलेशन पावर बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसकी कोएगुलेशन वैल्यू कम है। तो ये ध्यान रखना है कि जो कोएगुलेशन वैल्यू है दैट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू कोएगुलेशन पावर। दोनों टर्म्स मिलती जुलती हैं, इसे कंफ्यूज नहीं होना।
तो स्मॉलर इज द फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कम इलेक्ट्रोलाइट डालने पे भी आपको कोएगुलेशन देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रोलाइट आपका बहुत अच्छा है तो उसकी कोएगुलेटिंग या प्रेसिपिटेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोएगुलेशन वैल्यू मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट विल बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन टू कॉज इट्स कोएगुलेशन, वो कोएगुलेशन वैल्यू होगी और कोएगुलेशन पावर उसका इन्वर्स हो गया। अब जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, आपके पास 100 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल है। आर्सेनिक सल्फाइड सोल वैसे ही आपको पता होनी चाहिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड याद रखना है। तो 100 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल को कोएगुलेट करवाने के लिए आपको 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl की रिक्वायरमेंट है। तो आपने फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू ऑफ NaCl बतानी है। आप ये देखिए 100 ml of soul can be coagulated by 5 millimoles of NaCl। मिलीमोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो 100 ml ऑफ सोल को आप कोएगुलेट करवा सकते हो 5 मिलीमोल्स ऑफ NaCl से। 1 लीटर ऑफ सोल को कोएगुलेट करवाने के लिए आपको कितना NaCl चाहिए होगा? अगर आप 10 टाइम्स ज़्यादा सोल ले रहे हो तो आपको मिलीमोल्स ऑफ NaCl भी 10 टाइम्स लेने पड़ेंगे। कितने मिलीमोल्स चाहिए? 50 मिलीमोल्स ऑफ NaCl would be required to cause the coagulation of 1 liter of arsenic sulfide सोल। तो बाय डेफिनेशन यही तो फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू है। फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू की डेफिनेशन क्या थी कि कितने मिलीमोल्स ऑफ NaCl, कितने मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ करते हो टू कॉज द कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ अ कोलॉइडल सोल। तो यहाँ पे 50 मिलीमोल्स यूज़ हो रहे हैं, तो फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू ऑफ NaCl विल बी सिंपली 50। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ये टर्म ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोएगुलेशन पावर या कोएगुलेशन वैल्यू फर्दर किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से कैसे चेंज होगी। तो हार्डी-शूल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कोएगुलेटिंग पावर होती है या कोएगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ द कैटायन और एनायन। आपके कैटायन और एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी। अब जैसे आपके पास नेगेटिवली चार्ज सोल है, आपने इसको कोएगुलेट करवाना है, तो आप उसको कैसे कोएगुलेट करवाओगे? आप कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस यूज़ करोगे। तो लेट्स से आपके पास Al3 पॉजिटिव आयंस है, Mg2 पॉजिटिव आयंस है और Na पॉजिटिव आयंस है। तो इन तीनों आयंस में सबसे ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर किसकी होगी? Al3 पॉजिटिव की, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सबसे कम अमाउंट में आपको डालना पड़ेगा टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द सोल। Na पॉजिटिव के केस में इस पर सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इसको यूज़ करके नेगेटिवली चार्ज सोल को न्यूट्रलाइज करना चाहते थे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ये बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छा हो गया, इसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा आएगी, इसकी थोड़ी कम होगी, इसकी सबसे कम होगी। तो हायर द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, हायर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर। तो अगर मैं आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट्स देता हूँ, AlCl3, MgCl2 एंड NaCl, एनायन सेम रखते हैं अभी के लिए तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है टू कॉज द कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल? आप देख सकते हो वो AlCl3 सबसे अच्छा रहेगा, MgCl2 थोड़ा सा खराब, NaCl इन तीनों में से सबसे खराब। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप पॉजिटिवली चार्ज सोल को कोएगुलेट करवाना चाहते हो, तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एनायंस चाहिए, और एनायंस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उनकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको 4 एनायंस दे दिए, एक दे दिया फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 4 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। फिर दे दिया फॉस्फेट आयन, फिर एक दे दिया आपको सल्फेट आयन और एक क्लोराइड आयन। तो आउट ऑफ दीज 4 सबसे ज़्यादा आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? पॉजिटिवली चार्ज सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ एनायन डालना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज एंटिटी डालनी पड़ेगी। Cl नेगेटिव आपको सबसे ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि इस पर चार्ज सबसे कम है।
FeCN6 4 नेगेटिव फेरोसाइनाइड आयन आपको सबसे कम डालना पड़ेगा क्योंकि चार्ज इस पे बहुत ज़्यादा है, तो इसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, फॉस्फेट की थोड़ी कम होगी, सल्फेट की थोड़ी और कम होगी, क्लोराइड की और कम होगी। तो अगर मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स देता हूँ K4FeCN6, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, इनमें से सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा रहेगा टू कॉज द कोएगुलेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोल? तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोएगुलेशन ऑफ सोल्स बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के डालने से सोल की कोएगुलेशन एक्चुअल में कैसे होती है? अभी हमने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पढ़ा है कि एक डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के ऊपर एड्जॉर्ब्ड लेयर आ जाती है आयंस की, जो कि हमारी फिक्स्ड लेयर है। उस फिक्स्ड लेयर के आसपास कुछ काउंटर आयंस आ जाते हैं विच फॉर्म डिफ्यूज्ड लेयर। इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है दैट इज जीटा पोटेंशियल। जब आप इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करते हो विच हैज़ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, वो क्या करता है? चार्जेस की न्यूट्रलाइजेशन करनी शुरू कर देता है। तो आपका जो जीटा पोटेंशियल होगा वो कम हो जाएगा। जीटा पोटेंशियल के कम होने से चार्जेस की न्यूट्रलाइजेशन से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन द टू कोलॉइडल पार्टिकल्स वो कम हो जाएगी। वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस विल बी मोर ऑपरेटिव। वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा वो इन दोनों पार्टिकल्स को पकड़ के साथ में ज्वाइन कर देंगी एंड दिस पार्टिकल में इवेंचुअली सेटल डाउन और डिस्पर्स फेज आपकी प्रेसिपिटेट आउट करना या कोएगुलेट करना स्टार्ट कर देगी। तो देखिए, द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल्स टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड हेंस द कोलॉइड प्रेसिपिटेट्स। दिस इज द रीजन व्हाई कोलॉइड्स आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। अब जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, मेनली एप्लीकेशंस वगैरह बची हैं और कुछ कुछ छोटे से टॉपिक्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।